हेलो एवरीवन। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 9 +2 क्लास फिजिक्स का, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर जो है आज हम इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारे पास ऑप्टिक्स हमारे पास क्या होती है। ऑप्टिक्स जो है, जो हम आप अपने जो कोर्स में जो स्टडी करेंगे +2 क्लास में, ये जो चैप्टर है जैसे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो वेव ऑप्टिक्स, उससे जो नेक्स्ट जो चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो ऑप्टिक्स एक्चुअल में हमारे पास है क्या। ऑप्टिक्स जो है वो फिजिक्स की ब्रांच है जो लाइट से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं, उसको हम नाम देते हैं ऑप्टिक्स का। और इन्हीं के बेसिस के ऊपर, लाइट्स के फिनोमेना के बेसिस के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट जो बनाए जाते हैं रे ऑप्टिक्स के बेसिस के ऊपर, फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये भी हम इसी के अंदर डिस्कस करते हैं। इनको हम नाम देते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। ये भी हम ऑप्टिक्स के अंदर ही स्टडी करते हैं। तो ऑप्टिक्स क्या है हमारे पास? ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडीज द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड एज वेल एज इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड ऑन इट। तो ये फिजिक्स या फिजिकल साइंस की वो ब्रांच है जो लाइट से रिलेटेड जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती है उनके बारे में डिस्कस करती है। तो लाइट की अगर हम मेन जो सबसे पहले जो आपको पता हो, जो लाइट की जो स्पीड जो होती है हमारे पास वैक्यूम के अंदर, अगर हम बात करें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो सबसे फास्टेस्ट स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये वैक्यूम के अंदर जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेम ऐसे ही जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड जो होती है वो भी कितनी होती है हमारे पास? सेम यही स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ऑप्टिक्स की जो कहानी जो है, ऑप्टिक्स के बारे में जो सबसे पहले जो बताया वो न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में बताया। उन्होंने क्या बताया ऑप्टिक्स के? उन्होंने जो इसको समझाने के लिए जो थ्योरी जो दी, मॉडल जो दिया, वो क्या दिया था? कॉरपस्कुलर मॉडल या कॉरपस्कुलर थ्योरी ऑफ न्यूटन, जिसे हम नाम देते हैं। उसने क्या कहा कि जो आपके पास जो लाइट जो है वो एक टाइप से आपके पास पार्टिकल्स होते हैं, टीनी पार्टिकल्स, जिसको उसने नाम दिया कॉरपस्कल्स का। जो टीनी पार्टिकल्स जो उसने नाम दिए उसको उसने नाम दिया गया कॉरपस्कल्स का। और इसी के बेसिस के ऊपर इस थ्योरी को हम नाम देते हैं कॉरपस्कुलर थ्योरी। तो ये जो थ्योरी जो थी, जो उन्होंने 1637 के अंदर जो दी थी, ये थ्योरी हमें क्या बताती है कि लाइट जो है वो आपके पास एक टाइप से टीनी पार्टिकल्स, एटम से भी जो छोटे पार्टिकल होते हैं, वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है, जिसके बेसिस के ऊपर आपको ये फिनोमेना जो आपको देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए आप जो इस +2 के कोर्स में जो आप स्टडी करोगे, जो मेन फिनोमेना जो हमारे पास है, जैसे सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आप +2 के कोर्स के अंदर हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो भी स्टडी करेंगे। तो देखिए कन्फ्यूजन जो था स्टार्टिंग से इसके अंदर क्या था, किसी ने कहा कि ये आपके पास पार्टिकल नेचर का लाइट जो पार्टिकल नेचर रखती है, और किसी ने कहा लाइट जो है वेव नेचर की होती है हमारे पास। तो सबसे पहले जो बताया न्यूटन ने इसके बारे में 1637 के अंदर, जो हमारे पास जो उन्होंने जो थ्योरी जो दी उसके बेसिस के ऊपर बताया, टीनी पार्टिकल्स हमारे पास लाइट जो है वहाँ पर टीनी पार्टिकल्स की बनी हुई होती है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें ये फिनोमेना देखने को मिलता है। रिफ्लेक्शन मतलब ये, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर आप आइडिया हो, 10th क्लास के अंदर आपने इनके बारे में स्टडी किया होगा, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत आइडिया आप अपने माइंड में रखिए। डिटेल में अभी हम आगे स्टडी करेंगे। तो रिफ्लेक्शन मतलब जैसे उन्होंने बताया कि जैसे आपके पास मान लीजिए बॉल है, बॉल को जैसे आप ऐसे किसी भी सरफेस के ऊपर ऐसे जब वो स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्राइक करके वापस आती है। इस फिनोमेना को सिंपल वर्ड्स में हम रिफ्लेक्शन का नाम दे सकते हैं। अगर हम लाइट के टर्म में डिफाइन करना चाहें तो मतलब जो लाइट का जो पाथ जो चेंज होना सेम मीडियम के अंदर, उसको हम रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। तो समझने के लिए जो उन्होंने न्यूटन ने जो बताया, क्या बताया कि जैसे आपके पास बॉल है, बॉल को आप ऐसे फेंकते हो, किसी बॉल के साथ स्ट्राइक करती है, वॉल के साथ स्ट्राइक करने के बाद बॉल जो है वो वापस आती है। वॉल मतलब दीवार, एक वॉल बोल रहा हूँ मैं, एक बॉल बोल रहा हूँ। तो जब वो बॉल उस वॉल के साथ स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद वो वापस आती है। यही फिनोमेना, रिफ्लेक्शन फिनोमेना जो हमें लाइट की वजह से देखने को मिलता है, उसने इसी बेसिस के ऊपर, न्यूटन ने इसी बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन किया कि वो जो टीनी पार्टिकल्स जो है, जिसको उसने जो हमारे पास जो कॉरपस्कल्स का जो उसने नाम दिया था, वो वहाँ पर स्ट्राइक करते हैं वॉल के साथ, और ऐसे ही मतलब जो रिफ्लेक्शन फिनोमेना देखने को मिलता है आपको ऐसे ही देखने को मिलता है जैसे बॉल की वजह से आपको देखने को मिलता है।
चलो ठीक है, ये बात मान ली, लेकिन इस थ्योरी के अंदर बहुत सी कमियां क्या रही। देखिए इसके बाद जो थ्योरी जो दी गई, हाइजन ने भी थ्योरी दी, जो क्रिस्टियन हाइजन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी थ्योरी दी थी, वेव थ्योरी जिसे हम नाम देते हैं। लेकिन उस थ्योरी को उस टाइम पे नहीं माना गया। इतना क्यों नहीं माना गया? क्योंकि न्यूटन जो था वो एक फेमस साइंटिस्ट था, तो एक टाइप से न्यूटन की थ्योरी को रिजेक्ट कर देना और किसी अदर साइंटिस्ट जो क्रिस्टियन जो हाइजन था उसकी थ्योरी को एक्सेप्ट कर लेना, तो उस टाइम पे ये आसान काम नहीं था। लेकिन बाद में जो क्रिस्टियन हाइजेंस की जो थ्योरी थी, वेव थ्योरी जिसे हम नाम देते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव थ्योरी जो थी उसको एक्सेप्ट किया गया। क्यों एक्सेप्ट किया गया? जो न्यूटन की जो थ्योरी जो थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो जो रिफ्रैक्शन फिनोमेना है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। उसने जो बताया, क्या बताया रिफ्रैक्शन के बारे में, जैसे रिफ्रैक्शन का मतलब जैसे लाइट जो है वो एयर से वाटर के अंदर ट्रैवल करती है या एयर से ग्लास के अंदर, ये जो फिनोमेना जो है आपके पास रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है। एक तो उसने क्या बताया कि जो स्पीड जो होती है, लाइट की जो स्पीड जो होती है वो गिलास के अंदर गिलास के अंदर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एयर के। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि एयर के अंदर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर और गिलास के। लेकिन न्यूटन ने क्या बताया, गिलास और वाटर के अंदर एज कम्पेयर टू एयर के स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, जो कि गलत बात थी। दूसरा, आपने ऑब्जर्व किया हो, मान लीजिए बिल्कुल आपके पास कोई वाटर है, वाटर जो है बिल्कुल मतलब ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, तो जब आप उसको देखते हो तो उस पर आपको फेस भी दिखाई देता है, मतलब आपकी खुद की इमेज भी वहाँ पर उसके सरफेस पे दिखाई देती है, जो जैसे आपको रिफ्लेक्शन की वजह से जो आपको प्लेन मिरर के अंदर दिखाई देती है। और आप साथ के साथ लाइट की हेल्प से आप उसकी बॉटम, नीचे गहराई को भी आप देख सकते हैं। तो ये दोनों फिनोमेना एक साथ आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको भी एक्सप्लेन करने में न्यूटन जो थ्योरी थी वो फेल हो गई थी। इसको भी हम टीनी पार्टिकल के बेसिस के ऊपर जो उन्होंने जो थ्योरी जो दी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा, जो आपने सोप बबल देखे होंगे, सोप बबल के ऊपर जब लाइट जब गिरती है तो जो आपको फिनोमेना जो देखने को मिलता है, आगे हम इसको अलग से नाम देंगे इंटरफेरेंस फिनोमेना को, जो आपको ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज जो आपको देखने को मिलती है, उस फिनोमेना को भी हम इस बेसिस के ऊपर, न्यूटन थ्योरी के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो फिर वहाँ पर जो बाद में जो एक्सेप्ट की गई जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जो क्रिस्टियन हाइजन साइंटिस्ट ने जो दी थी, फिर माना गया कि जो लाइट जो है वेव नेचर का होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमने अभी जो लास्ट चैप्टर में जो आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी स्पीड भी वही होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लाइट भी वही है, वेव भी वही है जो हाइजन ने जो बताया। और उसके बेसिस के ऊपर जो रिफ्रैक्शन फिनोमेना है वो एक्सप्लेन किया गया, जो इंटरफेरेंस फिनोमेना है वो एक्सप्लेन किया गया, डायफ्रैक्शन फिनोमेना है वो एक्सप्लेन किया गया। सेम ऐसे ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी उसके बेसिस के ऊपर पोलराइजेशन फिनोमेना को एक्सप्लेन किया गया। फर्दर आगे जो फिर से कन्फ्यूजन हुआ, जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था उसको हम वेव थ्योरी के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक बार फिर से न्यूटन की थ्योरी को वहाँ पर समझा गया कि न्यूटन ने जो बात कही थी वो सही कही थी। उसको फिर अलग से थ्योरी दी गई, जो मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने वो थ्योरी दी, जो उन्होंने फोटोन थ्योरी जो दी, उसके बेसिस के ऊपर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को स्टडी करते हैं। तो बाद में उस जो पार्टिकल जो थ्योरी थी उसको भी एक्सेप्ट किया गया, लेकिन न्यूटन वाली को नहीं एक्सेप्ट किया गया। उन्होंने अपने अलग से उसको नाम दिया, जिसको हम क्वांटा या पैकेट्स ऑफ एनर्जी का नाम दिया गया था, उसको हम क्वांटा का नाम दिया गया, जो मैक्स प्लैंक ने जो थ्योरी दी थी उसके बेसिस के ऊपर। तो इस टाइप से ये सारे फिनोमेना जो है एक्सप्लेन किए गए। और फिर बाद में जो डी ब्रोय जो हाइपोथेसिस थे, जो डी ब्रोय जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, दैट इज डी ब्रोय हाइपोथेसिस। उसके बेसिस के ऊपर बताया गया कि लाइट जो है वो दोनों ही नेचर शो करती है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। जिस टाइम पे वो वेव की तरह बिहेव करती है उस टाइम पे पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करती है, जिस टाइम पे वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है उस टाइम पे वो वेव की तरह बिहेव नहीं करती है। ऐसे ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह दे गए। ये सारी चीज़ें इस टाइप से एक थ्योरी यहाँ पर हमारे पास तैयार हो जाती है, बहुत सारी थ्योरी जो है वो तैयार हो जाती है। तो जस्ट आपको मैंने आइडिया दिया है, ज़्यादा इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास जो आपने 10th क्लास के अंदर 2-3 चीज़ें अगर आपने स्टडी की हो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। जैसे रे है, बीम है, ये चीज़ें क्या होती है, जैसे रे ऑफ लाइट है या बीम ऑफ लाइट है, ये क्या होता है।
हम स्टार्टिंग में पढ़ने तो लग जाते हैं कि रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, और पूरा चैप्टर भी पढ़ लेते हैं, एग्जाम भी दे आते हैं, लेकिन हमें मीनिंग पता नहीं होता कि रे ऑफ लाइट क्या है, बीम ऑफ लाइट एक्चुअल में है क्या। जो रे ऑफ लाइट जो है वो क्या होती है हमारे पास, जो एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट जो है, जिस रास्ते पे लाइट जो चलती है उसे हम नाम देते हैं रे ऑफ लाइट। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई लाइट है, ये चल रही है ऐसे, इसे हम नाम देते हैं रे ऑफ लाइट का। जैसे जो लाइट का जो रास्ता जो है, जैसे यहाँ से चली, यहाँ चली, यहाँ से चली, यहाँ चली, ऐसे, इसे हम नाम देते हैं रे ऑफ लाइट। द पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज रे ऑफ लाइट। सेम ऐसे हमारे पास बीम ऑफ लाइट क्या होती है, द बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। मान लीजिए आपके पास बहुत सारी लाइट है, जैसे एक ये है, एक ये है रे, एक ये है, एक ये है, तो इनको हम क्या नाम देते हैं, इन बंडल्स ऑफ रेज को जो हम नाम देते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, बीम ऑफ लाइट। ये आपके पास क्या होती है, बीम ऑफ लाइट। सिंगल अगर आपके पास अगर आप सिंगल पाथ अगर आप दिखाते हो किसी लाइट के लिए, उसे हम नाम देते हैं रे ऑफ लाइट। अगर आपके पास बंडल है रेज का, उसको हम नाम देते हैं बीम ऑफ लाइट का। ओके, तो देखिए इस यहाँ पर आप जो हमें जो डिस्कस जो करना है इस चैप्टर के अंदर, वो हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, और प्रिज्म जो है उसके बारे में, डिस्पर्सन फिनोमेना, कुछ एक नेचुरल फिनोमेना भी डिस्कस करेंगे, जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेनबो, सनराइज सनसेट के टाइम पे जो सन का जो कलर जो रेड दिखाई देता है क्यों देता है, ऐसे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग फिनोमेना, और इसके अलावा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, वो सब कुछ हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होता है, जैसे न्यूटन ने जो सबसे पहले इसके बारे में बताया, न्यूटन ने हमें क्या बताया कि आपके पास जो जैसे बॉल जो है वो स्ट्राइक करके वापस आती है, उसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन फिनोमेना का। लेकिन अगर हम इसको फिजिक्स के वे में अच्छे से समझाना चाहें लाइट के लिए, तो रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना इन विच द पाथ ऑफ द लाइट चेंज बट मीडियम रिमेन्स फिक्स्ड। जिस टाइम पे मीडियम जो है लाइट के लिए, मीडियम जो है वो चेंज नहीं होता है, जो मीडियम है वही रहता है, उसी मीडियम में लाइट ट्रैवल करती रहती है, लेकिन जो लाइट का पाथ जो वो चेंज हो जाता है, इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन फिनोमेना का। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई यहाँ पर मान लीजिए कोई भी सरफेस है, कुछ भी ऑब्स्टेकल वगैरह कुछ भी है जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई, जैसे ये मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्स्टेकल है, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई, तो लाइट इंसिडेंट हुई जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, लाइट इंसिडेंट होने के बाद देखिए मीडियम वही है, ये लाइट इंसिडेंट हुई, ये आपके पास मीडियम जो है एयर है, सारा का सारा मीडियम सेम। तो यहाँ पर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो लाइट यहाँ से टकरा करके कहीं जिस भी साइड जाती है, जैसे भी जाती है, टकरा करके चली गई। तो ये जो फिनोमेना जो है, इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन का। लेकिन अगर हम इसको अच्छे से समझना चाहते हैं फिजिक्स की टर्म में, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास होना चाहिए, एक तो हमें पता होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दूसरा एक नॉर्मल के बारे में, एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें हमें इनके बारे में पता होनी चाहिए। तो देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो सरफेस होता है जिसके ऊपर लाइट जब इंसिडेंट होती है और जब उसका पाथ जब चेंज हो जाता है, बैंड हो जाती है जिस टाइम पे, उस सरफेस को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रेगुलर मतलब स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और एक होता है डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मेनली जो हमें रिफ्लेक्टिंग फिनोमेना जो देखने को मिलते हैं वो हमें इरेगुलर जो हमारे पास है, जो डिस्टॉर्टेड जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन हम जो इस चैप्टर के अंदर आप +2 के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो हम स्मूथ सरफेस के ऊपर जो रिफ्लेक्शन फिनोमेना देखने को मिलते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, वो हमारे पास जो सबसे बेस्ट जो है एग्जाम्पल वो हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो है वो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। तो देखिए सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन फिनोमेना को समझने के लिए हम लेकर के चलेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेकर के चलेंगे। तो ये मान लीजिए आपके पास कोई प्लेन मिरर है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपके पास प्लेन मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप इसे नाम दे सकते हो। और
रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें नॉर्मल के बारे में पता होना चाहिए। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल मतलब आपके पास परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर कहाँ पर? सरफेस पे आप ऐसे ही कहीं पर नहीं दिखा सकते हैं। इसके एक मतलब जो हम यूज कर रहे हैं, जिस पॉइंट के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है उसी पॉइंट पे आपने नॉर्मल ड्रा करना है, उसी पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर वहाँ पर ड्रा करना है सरफेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होनी है इस पॉइंट के ऊपर, तो आप नॉर्मल जो है वो इसी पॉइंट से ड्रा करेंगे ऐसे। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसके साथ? सरफेस के साथ। तो वैसे तो ये भी परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर ये ड्रा करोगे इस पॉइंट पे, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन हम कहाँ पे ड्रा करें? तो हम कहाँ पे ड्रा करेंगे? जहाँ पर लाइट इंसिडेंट होगी। तो जहाँ पर जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होगी उसी पॉइंट पे आपने नॉर्मल ड्रा करना है। तो देखिए कैसे करना है। तो ये आपके पास कोई प्लेन मिरर है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुई, मान लीजिए इस पॉइंट पे, यहाँ पर जो है वो लाइट इंसिडेंट हुई इस पॉइंट के ऊपर। तो ये आपके पास पाथ ऑफ लाइट मीन्स रे, आप इसे नाम दे सकते हो। ये हमारे पास कौन सी है? इंसिडेंट रे। जो लाइट इंसिडेंट होती है उसे हम क्या नाम देंगे? इंसिडेंट रे। आगे बढ़ने से पहले हमें नॉर्मल के बारे में पता होना चाहिए। तो नॉर्मल मतलब जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुई है वहाँ से आपने नॉर्मल ड्रा करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रा कीजिए, या आपने ड्रा कर दीजिए। ठीक है, देख सकते हो 90 डिग्री का एंगल है सरफेस के साथ। तो अब जब लाइट इंसिडेंट होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, तो रिफ्लेक्ट होगी मतलब बैंड होगी। तो यहाँ पर जब लाइट इंसिडेंट यहाँ पर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब वो स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने के बाद उसका पाथ जो वो चेंज हो गया। पहले ऐसे जा रही थी, अब ऐसे चली गई। ये जो रे है आपके पास, इस रे को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। ये आपके पास इंसिडेंट रे, जो रे इंसिडेंट हुई है, जो रे रिफ्लेक्ट हुई है वो रिफ्लेक्टेड रे। ये आपके पास क्या है? नॉर्मल। ये आपके पास क्या है? नॉर्मल। MN इज नॉर्मल। अब यहाँ पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम नाम देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का। एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंट करते हैं I से। नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, रिप्रेजेंट करते हैं R से। अब यहाँ पर हम कब कहेंगे कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन फिनोमेना हुआ है? तो रिफ्लेक्शन फिनोमेना हम तभी कहेंगे, हमारे पास लॉ है जिसे हम नाम देते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आपने 10th क्लास के अंदर भी स्टडी किए होंगे। जब वो लॉ यहाँ पर वेरीफाई होंगे तभी हम कहते हैं कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन फिनोमेना है, अदरवाइज नहीं है। ऐसे नहीं है कुछ भी कि यहाँ पर बॉल स्ट्राइक की और वापस टकरा करके वापस आ गई या जो भी है, ऐसे हम रिफ्लेक्शन फिनोमेना का नाम नहीं दे सकते हैं। फिजिक्स की टर्म में रिफ्लेक्शन फिनोमेना का हम कब नाम देंगे? जब वो लॉ ओबे होंगे। तो वो लॉ है कौन कौन से, पहले तो उनको समझिए। जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या है हमारे पास? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल r से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को स्मॉल r से, कैपिटल R से नहीं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए। मतलब कहने का, अगर ये यहाँ पर थीटा है तो ये भी थीटा ही होना चाहिए। एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल थीटा। थीटा का मतलब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपको 30 डिग्री का ही देखने को मिलेगा। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर रिफ्लेक्शन फिनोमेना हो रहा है तो अगर ये 30 डिग्री का एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री का ही देखने को मिलेगा। अगर ये यहाँ पर 40 डिग्री का एंगल है तो ये भी आपको 40 डिग्री का ही देखने को मिलेगा। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सेकेंड लॉ हमारे पास क्या है? सेकेंड लॉ जो है आपके पास जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल जो है वो सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए प्लेन बना देता हूँ, तो प्लेन जो आपके पास है, जैसे यहाँ पर आप, जैसे ये मैंने प्लेन बना दिया, ये आपके पास प्लेन हो गया, दैट इज XY प्लेन।
या जो भी आप लेना चाहें वाई जेड, जैसे मैं ये मान लीजिए आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये आपके पास एक्स वाई प्लेन हो गया। तो जो सेकंड लॉ हमें बताता है वो क्या बताता है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल must be lie in the same plane, and normal must be lie in the same plane। जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। मतलब कहने का अगर इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में है तो नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन में मिलेगा और रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स वाई में मिलेगी। अगर वाई जेड में है इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे भी वाई जेड में ही देखने को मिलेगा, नॉर्मल भी वाई जेड में ही देखने को मिलेगा। मतलब तीनों के तीनों रे जो है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, एक ही प्लेन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। जहां पर ये दोनों लॉ ओबे होते हैं तभी हम कहेंगे कि वहां पर रिफ्लेक्शन फिनोमेना है, अदरवाइज नहीं कहेंगे। ओके, तो ये था हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इससे प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो आप सुन लीजिए। यहाँ पर ये हमने जो प्लेन मिरर जो लिया, मान लीजिए आपके पास कोई दो प्लेन मिरर है, तो दो प्लेन मिरर है और वहाँ पर उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट की अगर आप इमेज देखना चाह रहे हैं कि उस इमेज कितनी बनेगी तो हम कैसे बताएंगे। तो देखो जैसे आपके पास है, आपके पास एक सिंगल प्लेन मिरर है, सिंगल प्लेन मिरर आप देखते हैं उसमें एक ही इमेज आपको दिखाई देती है। अब मान लीजिए आपके पास दो मिरर है, तो दो मिरर जो है वो आपने किस टाइप से रखे हुए हैं वो उस पर डिपेंड करता है। जिस टाइप, जितने एंगल पे आपने उन दोनों को रखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग इमेज जो होगी वो फॉर्म होती है। देखिए कैसे, मान लीजिए जैसे कि आपके पास एक प्लेन मिरर ये है, दैट इज M1, एक आपके पास प्लेन मिरर ये है, दैट इज M2। ठीक है, ये आपने किसी दोनों को किसी एंगल पे सब्सटेंड किया हुआ है, मान लीजिए थीटा है। थीटा कितना भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री। 180 डिग्री पे रख दोगे तो कंप्लीट एक ही मिरर बन जाएगा। जैसे एक मिरर ये थीटा 180 है तो दूसरा ये, तो ये मतलब दोनों कंबाइन होकर के एक टाइप से एक ही मिरर आपके पास हो जाता है। तो जैसे अब मान लीजिए यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अब क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि आपके पास दो मिरर है, दोनों मिरर जो है किसी एंगल पे रखे हुए हैं, जितने पे भी हैं उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो बताइए उस ऑब्जेक्ट की आपको कितनी इमेज देखने को मिलती है। जैसे आप कपड़े वगैरह खरीदने के लिए जाते होंगे, कपड़े वगैरह लेने के लिए, तो आप देखते होंगे जो आपके पास जो चेंजिंग रूम जो होता है, जो ट्रायल रूम जो होता है, वहाँ पर मिरर लगे होते हैं, उसमें आप जो आपको बहुत सारी इमेजेज आपको दिखाई देती है। तो कुछ इसी टाइप का है, आपके पास दो मिरर है, दोनों के बीच में कुछ एंगल है, किसी एंगल पे रखे हुए हैं, वहाँ पर बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आप ही वहाँ पर हो, बीच में कहीं ये ऑब्जेक्ट आप खुद हो, तो आपको कितनी इमेज आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, दो फॉर्मूले हैं। सबसे पहला तो ये n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1, दूसरा है n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। ये कब यूज करना है और ये कब यूज करना है, ये फॉर्मूला दैट इज फॉर्मूला फर्स्ट आपने कब यूज करना है, जो फॉर्मूला फर्स्ट जो है आपने कब यूज करना है, इफ 360 अपॉन थीटा, ये जो वैल्यू जो आएगी, ये अगर आपके पास एक इवन इंटीजर, अगर आपके पास इवन नंबर आता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर इफ 360 अपॉन थीटा अगर आपके पास एक ओड नंबर आता है, ओड इंटीजर आता है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। देखिए कैसे समझने के लिए लेकर के चलते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपने यहाँ पर जो दो मिरर जो रखे हैं वो उनके बीच का जो एंगल जो है, उन दोनों मिरर के बीच का जो एंगल जो है वो 60 डिग्री है। आपने इन दोनों को 60 डिग्री यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो बताइए, और आपने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो बताइए उस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज वहाँ पर बनेगी। तो देखिए कैसे बताएंगे, सबसे पहले आप इसको सोल्व कीजिए। 360 अपॉन थीटा, तो ये आपके पास क्या आएगा, 360 अपॉन 60, तो ये आपके पास आया 6। 360 अपॉन थीटा कितना है, 6। ये आपके पास क्या है, एक इवन इंटीजर आया, तो इवन इंटीजर आएगा तो कितना आएगा, 360 अपॉन थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो
तो इसकी इमेज कितनी बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी वो कितनी बनेगी इस केस में 5 बनेगी। ओके, सेम ऐसे ही मैं कह देता हूँ, ये दोनों मिरर जो रखे हुए हैं इनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो एंगल 90 डिग्री, तो बताइए कितनी इमेज बनेगी। तो बता दीजिए, सबसे पहले आप इस फैक्टर को चेक कीजिए। तो इस फैक्टर को जब आप चेक करोगे 360/θ, यही चेक करना आपने। तो इसको जब आप चेक करोगे 360/θ, तो ये आपके पास क्या आएगा, कितने पे रखा हुआ है, 90 डिग्री पे रखा हुआ है, तो कितना आया 4 क्या है, एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, इसको आप n मत लेकर के चलिए, n तो नंबर ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप सिर्फ इसको चेक कीजिए 360/θ को। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, n = 4 - 1 दैट = 3 इमेज बनेगी। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 40 डिग्री है, तब कितनी बनेगी। तो सबसे पहले इस फैक्टर को चेक कीजिए 360/θ, तो ये आपके पास कितना आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, अगर एंगल यहाँ पर 40 डिग्री है तो ये आपके पास आ गया 9 क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो इमेज कितनी बनेगी, 9 ही इमेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ओके, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। थैंक यू।